हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में जिसमें हम पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? यानी कि विच वन इज ऑफ इज ए कंस्ट्रेंट ऑन सोशल चेंज। मतलब भारत में अगर हम कोई चेंज या बदलाव लाना चाहते हैं तो उसमें कौन रुकावटें पैदा करता है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जातीय था। बिल्कुल दिक्कत करती है जाति, बिल्कुल ये भी दिक्कत करती है। वर्ग, वर्ग क्लास यानी कि अमीर गरीब, ऊपर नीचे, ये सब क्लास। तो क्या ये सभी हमें रुकावटें डालते हैं किसी भी बदलाव में? तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। हम सभी जानते हैं जातीयता यानी कि एथनिसिटी, कास्ट, क्लास, ये सब रुकावटें डालती हैं भारत में बदलाव लाने से, सोशल चेंज। ये सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हमेशा हमने देखा है कोई भी दिक्कत हो उसमें कभी कभी ना कभी कास्ट का एंगल, क्लास का एंगल जरूर आता है और उसी कारण से भारत डेवलप होने में पीछे रह जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी भी कहते हैं इसे। ये कब चालू किया गया था? ये चालू किया गया था 1994 में। और ये क्या सिर्फ बिहार में चालू किया गया था या और ऑल ओवर इंडिया था? ये बताना है आपको, बताइए। इसका सही आंसर होगा बिहार नहीं होगा, ये ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? इनका फोकस था प्राइमरी एजुकेशन पे। ये प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया है इन्होंने। मतलब हर देश के हर कोने में प्राइमरी एजुकेशन एक जैसा हो, बच्चों को फैसिलिटीज मिले इसके लिए और सबको एक्सेस हो प्राइमरी एजुकेशन का। इसलिए इन्होंने ये डीपीईपी का प्रोग्राम बनाया था, शुरू किया था 1994 में। और ये किसने किया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी वाज स्टार्टेड इन 1994 इन इंडिया। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 1994 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, विद सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी। इंटरनेशनल एजेंसी से भी सपोर्ट किया था, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएन, यूनिसेफ। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था इसका। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन मतलब देश के कहीं भी कोने में ये पढ़ाई हो रही होगी तो सेम स्तर की हो रही होगी, इसको कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि डाटा केबल हो गया। यूनिवर्सलाइजेशन एक बार क्लियर करता हूँ। जैसे मोबाइल में हो गया चार्जर अपना, अब ये टाइप सी चल रहा है, तो आप कोई सी भी कंपनी का मोबाइल लो, उसमें टाइप सी चार्जर ही आता है। इससे क्या फायदा होता है? कंपनियों को फायदा हो जाता है कि हमको एक ही जैसा चार्जर बनाना है, एक ही एक ही मेजरमेंट का। और कस्टमर को भी फायदा होता है क्योंकि हमें पता है कि हमें एक ही चार्जर चाहिए सही फोन के लिए। इसलिए यूनिवर्सलाइजेशन हमेशा अच्छी चीज होती है। अब देखिए, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। बच्चे क्या करते थे? विद्यालय छोड़ के चले जाते थे, तो उसको भी कम करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था। इम्प्रूव लर्निंग अचीवमेंट, सीखने की गुणवत्ता में सुधार। प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल, सभी को एक्सेस दिलाना था प्राइमरी एजुकेशन से, स्पेशली गर्ल्स और डिसएडवांटेज ग्रुप यानी पिछड़े वर्ग और बालिकाओं को भी प्राइमरी एजुकेशन मिले, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया था ये। अब इसका महत्व क्या था? अब इससे क्या हुआ? डीपीईपी ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विस्तार की नींव रखी। और इसी के बाद धीरे कौन सा कार्यक्रम आया इसी के अनुभव के आधार पर? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। चलिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। सबसे मूल्यवान क्या है एक अध्यापक के लिए? उसकी नौकरी? नहीं। उसकी गरिमा? नहीं। छात्रों का विश्वास? बिल्कुल सही आंसर है ये भी। उसके शिक्षण के प्रति आस्था। अब देखो आंसर दोनों सही है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? उसके शिक्षण के प्रति आस्था। अगर उसके शिक्षण के प्रति आस्था नहीं, छात्रों का विश्वास कैसे बढ़ेगा उस पर? देखिए सही आंसर क्या होगा? ही हैज फेथ इन टीचिंग। जिसको पढ़ाने में मजा आता है, उसको पढ़ाने में उसकी आस्था है। तो ये हो गया सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? किशोरावस्था ये कौन है? ये है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्फेंसी से लेके किशोरावस्था, अडल्टहुड, ये सब आते हैं इसमें। हाँ, हमें बताना है कि अडोलसेंस पीरियड का फीचर कौन सा नहीं है। तो चलिए एक बार इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर आएंगे इस प्रश्न पे।
देखो, मानव विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज हर किसी साइकोलॉजिस्ट ने अलग दी है। किसी ने 6 दिया है, किसी ने 7 दिया है, किसी ने 8 दिया है। भारत में 7 मान्य है। देखो 7 कौन कौन सी है? गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था, 18 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था, 25 से 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक। लेकिन इन सबको सबने लगभग लगभग 6, 7, 8 इतनी ज्यादा दी थी। उसके बाद आया अर्नेस्ट जॉन। इन्होंने इन सभी कमियों को दूर किया और मानव विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित 4 अवस्था में विभाजित किया और इसे थोड़ा सिंपल बनाया। 4 अवस्था कौन सी? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडोल्टहुड। अडल्टहुड अडल्टहुड यानी कि वयस्क अवस्था। एडोलसेंस किशोरावस्था। चाइल्डहुड बाल्यावस्था। इन्फेंसी शैशवावस्था। ये चारों इंपॉर्टेंट स्टेजेस है और इन्हीं पे फोकस किया इन्होंने। और चलिए इनको भी एक बार डिटेल में देखेंगे हम। इनकी एज याद रखना है, ये चारों जन्म से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से मृत्यु तक। अब देखिए, इन्फेंसी शैशवावस्था, इसमें क्या होता है? जन्म से लगभग 5 वर्ष तक। यह अनुकरण और सीखने की अवस्था है। शिक्षा, शिशु क्या है? बिना सहारे के बैठना और सिर सीधा रखना सीखता है। शिशु कुछ प्रारंभिक ध्वनियां और शब्द बोलना शुरू करता है। चाइल्डहुड देखिए 6 से 11 या 5 से 11, ये स्कूल जाने की अवस्था है। बच्चा इसमें विद्यालय जाना शुरू कर दे। शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। बच्चे अपनी देखभाल करना और दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। बच्चे खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अभी मैं ये ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में हम जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए। अडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट होती है बच्चों की लाइफ में। ठीक है, इसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है इस टाइम पे। खुद को पहचानना, खुद को जानना, साथ में हमारे इमोशंस भी बहुत सारे हम सीख रहे होते हैं इस एज में। पेरेंट्स से दूर हो रहे होते हैं इस टाइम पे और किधर जा रहे होते हैं? दोस्तों के प्रति लगाव बढ़ रहा था। दोस्तों के साथ खेलने कूदने, दोस्तों के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते हैं हम इस एज में। ठीक है, अब देखिए, लगभग 12 से 19 वर्ष तक, जो कुछ मामलों में 22 वर्ष तक जा सकती है, ये मानसिक शक्तियों का विकास है। मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। यह एक जटिल, चुनौतीपूर्ण और प्रबल तनाव और तूफान की अवस्था मानी जाती है। क्योंकि इस टाइम में हमारे पास कुछ फिक्स नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, फिजिकल, इमोशनल, हार्मोनल। तो इन सब को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कल्पना का विकास होता है, हमारी इमेजिनेशन शक्ति बढ़ती है। सौंदर्य और आदर्शों में रुचि बढ़ती है, बिल्कुल सही है। किशोर अपने दोस्तों के साथ अधिक विश्वास करते हैं और माता पिता से दूर होने लगते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बात है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? नहीं है, तेज शारीरिक विकास, ये तो होता है। स्पष्ट तथा स्थायी आत्म प्रत्यय, ये कंफ्यूजन, ये देखो ये गलत आंसर लग रहा है। प्रकृति विपरीत लिंग में अधिक रुचि, ये भी सही है। इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। अधिक संवेदनशील यानी हाई इमोशनल टेंडेंसीज, ये भी होता है। क्या नहीं होता है? ये नहीं होता है। क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्या है? क्लियर एंड स्टेबल माइंड तो बिल्कुल नहीं चलता है हमारा इस पेज में। इस पेज में कैसा होता है? कंफ्यूजिंग माइंड होता है हमारा। क्या होता है? कंफ्यूजिंग माइंड। हम अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। स्पष्ट तथा स्थायी आत्म प्रत्यय बिल्कुल नहीं होता है, तो यही हो गया हमारा सही आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इद अहम एवं पैरा प्रा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि इद, ईगो और सुपर ईगो। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा भी पढ़ा है तो आसानी से बता सकते हैं कि ये किसका है? सिगमंड फ्रॉइड ने ये सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत है? साइको एनालिटिकल थ्योरी को, एनालिटिकल थ्योरी का पार्ट है, जिसमें इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? आइसबर्ग थ्योरी, जो हमारी पर्सनैलिटी के इसेंशियल कंपोनेंट्स में भी आता है। एलिमेंट्स ऑफ इसेंशियल। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। फ्यूड्स आइसबर्ग मॉडल, उनका क्या कहना था? हमें जो ऊपर से दिखता है किसी की पर्सनैलिटी, वो थोड़ी सी होती है। जो अंदर में हमारा माइंड है ना, वो बहुत है। और ये अंदर वाला माइंड कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड, जो पीछे रहता है। सामने वाला कौन सा है? कॉन्शियस माइंड। और इसमें हमारे 3 माइंड होते हैं, इद,
ईगो और सुपर ईगो, ये हमारे तीनों जो हमारे इनको हमें बैलेंस करना होता है। अब देखो, ईद ईगो और सुपर ईगो में क्या डिफरेंस है। ईद क्या है? ईद है हमारी इच्छाएं, डिजायर्स। ईगो क्या है? संतुलन, बैलेंस। सुपर ईगो क्या है? नैतिकता, मोरालिटी। यानी कि एक तरह ईद कहता है हमें, एक तरफ हमें ईद कहता है कि अपने डिजायर्स को फोकस करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो। वहीं सुपर ईगो हमें क्या कहता है कि मोरालिटी बना के रखो, नैतिकता पे फोकस करो। और ईगो क्या कर रहा है? ईगो इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब चलो उदाहरण देख लेते हैं। मान लो आप डाइट पर है और सामने आपने केक देख लिया। अब ईगो क्या कहेगा आपको? अभी खा लो। सुपर ईगो क्या कहेगा? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये मोरालिटी बिलीव रखता है ना। तो अब ईगो आएगा यहाँ पे, कि ये कहेगा थोड़ा सा खा लेते हैं फिर बंद कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये बैलेंस निकाल रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए। आपको सड़क पर पर्स मिलता है, तो ईद क्या कहेगा आपको? पैसे रख लो। ये हमारी डीप इच्छा है हमारी। सुपर ईगो क्या कहता है? ये गलत है, इसके मालिक को लौटाओ। तो ईगो हमारा फिर से बैलेंस बनाएगा, चलो मालिक को ढूंढते हैं और वापस कर देते हैं। तो सुपर ईगो क्या करता है? बैलेंस बनाता है। तो ये है फ्लूइड का आइसबर्ग मॉडल। और थोड़ा देखते हैं इसे। अब देखिए, इसमें 3 लेवल है: अनकॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल। ठीक है। कॉन्शियस लेवल में मोस्टली ईगो और सुपर ईगो वर्क करते हैं। अनकॉन्शियस लेवल पे हमारा क्या है? ईद है। ठीक है। और ईद हमारा क्या है? बेसिक इम्पल्सेज है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, हमें तुरंत कुछ चाहिए ना, वो है हमारा। तो यहाँ देख लो, ईद क्या है? बेसिक इंस्टिंक्ट है। सुपर ईगो क्या है? मॉरल वर्च्यूज, नैतिकता है इसमें। क्या है? नैतिकता, वैल्यूज है इसमें। ईगो क्या है? ये रियलिटी है, यानी कि ये बैलेंस बना रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर तो हमने लगा ही दिया था, फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड। चलिए, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मानसिक आरोग्यता का अर्थ है आरोग्यता, मेंटल हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन तो हमने सबने सुना हुआ है। हाइजीन का मतलब क्या है? साफ सफाई रखना, साफ सफाई। जैसे लिख देते हैं इसको, साफ सफाई। ठीक है। तो हाइजीन मेंटेन करना है हमें। कौन सा हाइजीन? मेंटल हाइजीन। तो इसमें क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, बिल्कुल सही है। मानसिक असंतुलन को रोकना, बिल्कुल। मेंटल इंस्टेबिलिटी डिसऑर्डर को रोकना। तो क्या होगा? तो इन सभी का आंसर इसमें तो ये सभी आएगा ना मेंटल हाइजीन में। दिमाग साफ रखने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? यानी कि मेंटल गुड मेंटल हेल्थ की विशेषता कौन सी नहीं है? संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास, ये तो है, क्योंकि बैलेंस्ड, इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट तो है। वास्तविकता की स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, ये भी अच्छी बात है। शेख ही बगाड़ना है, देख लो ये पोस्टिंग, ये तो गलत बात है, ये अच्छा मेंटल हेल्थ नहीं है। नियमित दिनचर्या, रेगुलर लाइफ, ये भी अच्छा है। यानी क्या आंसर हो गया हमारा? सी, बोस्टिक। शेख ही बगाड़ना, ये अच्छे मेंटल हेल्थ के साइन नहीं है। चलिए, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी दिखे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताना है हमें। शिक्षक का अनुशासन, ये भी अच्छी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षक छात्र वार्ता, ये अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी देखो, आंसर तो सारे सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण कारक। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? हमारी शिक्षक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण तब होगी जब बच्चा उसे समझेगा भी और उसे उसके बारे में आपसे डिस्कस भी करेगा और प्रश्न भी पूछेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछेगा। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? शिक्षक छात्र वार्ता, यानी कि टीचर स्टूडेंट डायलॉग, ये होगा सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि, यानी कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज टू, तैयार पाठ योजना के अनुसार पढ़ाए, ये भी अच्छा है। यथासंभव गतिविधि का प्रयोग करे, कड़े अनुशासन का पालन करे, बिल्कुल गलत है ये। छात्रों को सीखने की विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दे, बिल्कुल सही आंसर है ये। पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज पर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका दूसरा होता है और हम
उन्हीं स्टाइलों को यूज करके उन्हें सिखाएंगे तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। व्यक्ति व्यक्तित्व व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिक, वातावरण, आनुवांशिक एवं वातावरण परीक्षा। तो ऐसे अगर आप हमारी रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो इसको हमने आसानी से कर दिया। पर्सनैलिटी क्या है, कई बार बता चुका हूँ मैं, पर्सनैलिटी इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कोई बच्चा कैसा बनेगा, किसी का फ्यूचर कैसा है, उसको देखना है तो हम इन दो चीज़ों को देख सकते हैं। उसके उसकी हेरिडिटी यानी उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली कैसी है, और दूसरा इन्वायरमेंट, किस समाज में पला बड़ा है वो, किस इन्वायरमेंट में वो पढ़ रहा है। समझे ना? तो इससे क्या बनता है बच्चे की, एक प्रोडक्ट होता है बच्चा, या फिर उसकी, ये उसकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक, सही आंसर क्या होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक एवं वातावरण। आप कोई पूरा ऑप्शन नहीं पड़ेगा, हेरिडिटी लगा के टिक लगा देगा, या फिर इन्वायरमेंट देख के इसको टिक लगा देगा। लेकिन सही आंसर क्या होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये क्या बन गया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर। चलिए, ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कुछ। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ाएं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, और हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए, इसी के साथ आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।